बिहार में एक नेता बचे रह गए थे, तय नहीं हो पा रहा था कि किस तरफ जाएंगे। नाम मुकेश सहनी। तो अब उनकी डील फाइनल हो गई है लालू प्रसाद यादव के साथ। तो आखिर ये डील क्या है, किन सीटों से लड़ सकते हैं मुकेश सहनी या उनके साथी लोग, ये आज आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि पप्पू यादव, जिन्होंने कल नॉमिनेशन तो कर दिया, मगर कांग्रेस की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से जिस तरीके के बयान, जिस तरह का दबाव आ रहा है, तो क्या ऐसे में पप्पू यादव नामांकन अपना वापस भी ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार में एक हॉट सीट बनी हुई है, सारण लोकसभा, जहां से लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य सिंगापुर से लौटकर चुनाव लड़ रही हैं। सामने है बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी, और लगातार रोहिणी आचार्य बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। तो वहां पर क्या कुछ समीकरण बन रहा है, क्या कुछ चल रहा है, वो आपको बताएंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मुकेश सहनी भी बोल रहे होंगे, मुझे लगता है, लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि आखिरकार उनकी डील, जैसा कि आपने बताया, फाइनल हो गई है। तो क्या हुआ है इस डील में? क्या उनको एक ही सीट मिलने वाली है खुद के लिए, या और सीटें मिल सकती हैं? कौन सी सीटें मिल सकती हैं, थोड़ा ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, कल देर रात इन लोगों की अच्छी खासी मीटिंग हुई है। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली है, और उसमें ये बात निकल कर के आई है कि जो निषाद समाज है उसका कई सीटों पर अच्छा प्रभाव है जी। और ये बात मुकेश सहनी कई दिनों से ऐसा बोलते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी एनडीए में भी जगह चाहते थे। एनडीए में वो बड़े नेताओं से संपर्क में थे, दिल्ली में आकर के रुके हुए भी थे जब सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी, और यहाँ तक वो कह रहे थे कि उनकी राजनीतिक हैसियत कोई लोजपा रामविलास से कम नहीं है, मतलब चिराग पासवान से कम नहीं है। तो अगर चिराग पासवान को 5 सीटें दी जा सकती है तो उनको क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके हाथ में सीधा 10% वोट है। इसका दावा वो करते रहे। सवाल ये उठता है कि इसका आधार क्या है। तो हम आपको बता दें कि इसका आधार ये है कि बोचहा में चुनाव हुआ, और जिस तरीके से बीजेपी की हालत हुई, साथ ही साथ जब बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़े तो इनके 4 एमएलए जीत करके आए, और वो सारी सीटें जीत करके आए जहां पर बीजेपी कभी जीतती नहीं थी जी। उसके बाद आप देखिए कि कई जगह पर इन्होंने आरजेडी का साथ दिया। जैसे अनंत सिंह की जीत हुई तो कहा जाता है कि ये भी वोट दिलाने में वहाँ कामयाब हुए थे। गोपालगंज में जो हार हुई थी महागठबंधन की, तो उसकी बड़ी वजह भी इनको माना जाता है। ये सारे आधार ये रखते हैं, लेकिन इनके विरोध में ये बात जाती है कि पिछली बार भी महागठबंधन ने इनको 3 सीटें दी थी, एक भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे। खगड़िया से खुद हार गए थे। आप अगर मधुबनी की बात करें, वो भी हार गए थे। मुजफ्फरपुर भी हार गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये खुद चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद जो अपनी ये राजनीतिक हैसियत बता रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है जी? देखिए, लालू प्रसाद का जहां तक सवाल है तो वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि हम थोड़े थोड़े परसेंटेज को भी ऐड कर पाते हैं तो वो कुछ सीटों पर जीत और हार का कारण बन सकता है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में आप ओम प्रकाश राजभर से इसकी तुलना कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी में आ जाते हैं तो कई सारी सीटें जीत में तब्दील हो जाती हैं। वही जब वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की हार जीत में तब्दील हो जाती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अकेले कुछ कर पाने की हैसियत नहीं रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मुकेश सहनी, जो कि पिछले दिनों एक यात्रा पर निकले हुए थे और निषाद समाज को हाथ में गंगा जल रखवा करके कसम खिला रहे थे कि आप कसम खाइए कि जब तक निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा तब तक हम उस दल को, उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ये एक इतनी बड़ी बात है, ये महागठबंधन के तरफ से, लालू प्रसाद के तरफ से वो बुलवा देंगे कि देखिए ऐसा है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, मेरा मतलब है इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो उनको इंक्लूड किया जा सकता है। वैसे पॉलिटिकली ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाकी दलित समाज के लोग क्या इसको बड़ी आसानी से लेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि दलित समाज को लग सकता है कि हमारा जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का, उसमें अगर इनको घुसाया गया तो फिर और संख्या बढ़ेगी और इससे हमारा नुकसान होगा। लेकिन
मुकेश साहनी के लोग हमेशा ये कहते रहे कि जब तक कोई पार्टी इस बारे में बात नहीं करेगी तो हम अपने लोगों के बीच में क्या मुंह दिखाने जाएंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि शायद लालू प्रसाद बाहर आएंगे और इतना भी कह सकते हैं कि हम इस पर विचार कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या बात हुई, मुद्दे की बात देखिए सीट, जहां तक सवाल है क्या बात हुई, तो कहा यह जा रहा है कि ये 3 सीटों की मांग कर रहे हैं जी। 3 सीट में एक वैशाली है, एक मुजफ्फरपुर है, एक झंझारपुर है, और अगर इनमें से कोई एक आप नहीं देते हैं तो मोतिहारी दे दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि वैशाली इनको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसमें तो एक बड़ा सवाल है। जहां तक मुजफ्फरपुर का सवाल है तो मुजफ्फरपुर ऑलरेडी कांग्रेस को दिया जा चुका है और वहां से अजय निषाद ने पार्टी की सदस्यता ली है, तो मोस्ट प्रॉब्ली लगभग आप मान लीजिए ये तय है कि अजय निषाद ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब आ जाइए कि झंझारपुर का क्या होगा, तो झंझारपुर इनको दिया जा सकता है। मोतिहारी पे अभी किसी का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, राधा मोहन सिंह उम्मीदवार हैं, तो इनको दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या 2 से ज्यादा भी सीटें दी जा सकती है, क्योंकि अगर आप आरजेडी के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि हम 1 सीट देंगे, बहुत होगा तो 2 देंगे। अगर आप इनसे बात करें तो ये कहते हैं हमारी 3 सीटों पर बात बन गई है। तो हम पूछते हैं क्या हम औपचारिक तौर पर इसको कहें कि वीआईपी पार्टी के अमुक ने ऐसा ऐसा कहा है, तो वो कहते हैं देखिए अभी कुछ मत कहिए, जब तक औपचारिक तौर पे अनाउंसमेंट ना हो जाए हम आपको औपचारिक तौर पर ऐसी कोई बात कह नहीं सकते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 1 से 3 के बीच में मामला फंसा हुआ है। वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, लेकिन कल की जो मुलाकात है उससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि मुकेश साहनी महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। औपचारिक अनाउंसमेंट बाकी है। जहां तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी में भी 2 धड़ा है। एक धड़ा कहता है कि इनको लेने का कोई फायदा नहीं है, पर लालू प्रसाद हैं जिनके पास बहुत सारी सीटें हैं जब से जेडीयू बाहर निकली है। अब आप देखिए कि उनके पास 26 सीटें तो खुद लड़ने के लिए है। 26 में से वो 3 दे दें, 2 दे दें, 1 दे दें, वो क्या करेंगे ये फैसला तो लालू प्रसाद खुद करेंगे, क्योंकि पार्टी ने औपचारिक तौर पर उनको अधिकृत कर दिया। और लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात होना, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होना और उसके बाद कुछ ऐसी सीटों पर इनकी दावेदारी करना, ये बड़ा दिलचस्प है। अब वैशाली की बात करिए तो वैशाली में कभी मुन्ना शुक्ला को लेकर के चर्चा हो रही थी। अब कहा जा रहा है कि चूंकि 2014 में जब नीतीश कुमार सबसे अलग चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में, वो ना तो लालू प्रसाद के साथ थे और ना एनडीए में थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को नेता घोषित किया गया था और इस वजह से एनडीए सरकार टूट गई थी। उस समय नीतीश कुमार ने एक साहनी उम्मीदवार को वैशाली में खड़ा किया था। अब उनको तकरीबन 2 लाख वोट आ गए थे। तो अब आप समझिए कि वैशाली में भी साहनी उम्मीदवार, साहनी समाज की संख्या अच्छी है, मोतिहारी में अच्छी है, झंझारपुर में अच्छी है, उसके बाद वाल्मीकि नगर में अच्छी है, तो दरभंगा में अच्छी है, मुजफ्फरपुर में अच्छी है। ऐसे में सवाल उठता है खगड़िया में अच्छी है। पर दिक्कत मुकेश साहनी के साथ यह है कि एनडीए से रिजेक्ट हो चुके हैं, तो मुकेश साहनी के पास बहुत सारे विकल्प नहीं है। इस बात को जानिए, बार्गेनिंग उस तरीके के बार्गेनिंग कैपेसिटी में है नहीं। पर लालू प्रसाद उनके राजनीतिक हैसियत को किस तरीके से आंकते हैं और उस हिसाब से टिकट बांटते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। इसलिए मामला कहीं ना कहीं 1 से लेकर के 3 तक झूल रहा है। औपचारिक तौर पर जो भी अनाउंसमेंट होगा वो पता चल जाएगा। पर यह कहा जा सकता है कि मुकेश साहनी लगातार इस बात को लेकर के प्रयासरत थे कि इस चुनाव में प्रासंगिकता कायम रखने के लिए एनडीए ने अगर रिजेक्ट कर भी दिया है तो वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, और महागठबंधन में उनकी वजह से एनडीए कुछ सीटें हारती है तो आगे से एनडीए उनको बहुत गंभीरता से लेगी, और ये साबित करने में मुकेश साहनी लगे हुए जी। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि एनडीए में तो रास्ता जगह नहीं बनी, मगर महागठबंधन में मुकेश साहनी शामिल हो गए हैं। कौन सी सीट होगी, कितनी सीट होगी, औपचारिक ऐलान के बाद ये भी सामने आ जाएगा।
कल हमने एक और तस्वीर देखी पूर्णिया में, जो कि एक और हॉट सीट है बिहार की और बड़ी चर्चा में रही है लगातार, जब से पप्पू यादव ने घोषणा की कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। टिकट तो उनको मिला नहीं कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद। तो नामांकन तो हो गया पंकज जी, मगर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, उनका बयान आया है कि निर्दलीय, अगर आप महागठबंधन में शामिल है तो निर्दलीय लड़ने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती है। और नामांकन वापस लेने की बात भी कही जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव लगातार दबाव बना ही रहे हैं। तेजस्वी यादव तो घूम भी आए जाकर पूर्णिया में, अपने जो बीमा भारती हैं प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार भी कराए। तो नामांकन के बाद से भी लगातार दबाव एडिशनल बढ़ा है पप्पू यादव पर, मगर पप्पू यादव का ऐलान है कि जिएंगे मरेंगे पूर्णिया ही रहेंगे। अब ऐसे में क्या भविष्य दिखता है, क्या वो लड़ेंगे ही, या जो दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वो काम कर जाएगा? देखिए, दो तरह की बात है और वो दोनों तरह की बातें विचाराधीन है। इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक चीज तो सच है, वो सच ये है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता है। दूसरा सच ये है कि पप्पू यादव ने नामांकन जरूर फाइल किया है, लेकिन पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस के नाम का गाना गा रहे हैं। वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गाली नहीं दे रहे जी। इस बात को समझिए। और गाली क्यों नहीं दे रहे हैं, इसमें वो अपना पॉलिटिकल फायदा और नुकसान समझते हैं। आरजेडी के लिए दर्द है, आरजेडी के लिए उनको बहुत तकलीफ है, लेकिन आरजेडी को भी खुल करके वो कुछ नहीं कह रहे जी। वो मीसा भारती को बहन बता रहे हैं, रोहिणी को बहन बता रहे हैं, लालू प्रसाद को पिता तुल्य मान रहे हैं, लेकिन उनका दर्द कई बार बाहर आ जाता और वो बेहतर समझ रहे हैं कि आरजेडी ही उनके राह में रोड़ा है। वो यहां तक कह चुके हैं कि अगर आप लड़ाना ही चाहते हैं तो आप क्यों नहीं हमें आरजेडी का ही सिंबल दे दीजिए, हम पूर्णिया से आरजेडी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे पूर्णिया से। पर अब आप आइए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की बात सुनिए। अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद की क्या केमिस्ट्री है, वो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि जो लालू प्रसाद सोचते हैं वही अखिलेश सिंह सोचते भी हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं। इस बात को समझ लीजिए। जैसे लालू प्रसाद पप्पू यादव और कन्हैया के विरोध में है, तो अखिलेश सिंह उनके विरोध में है ही नहीं, उसके लिए सारा काम भी कर रहे हैं और उस तरह का सारा एक्शन भी कर रहे हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि अखिलेश सिंह क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अखिलेश सिंह दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही वो किस तरह का बयान देते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे निखिल बाबू, नेता हैं, लेकिन औरंगाबाद से लालू प्रसाद ने आरजेडी को टिकट दे दिया तो निखिल बाबू इंडिपेंडेंट तो खड़े नहीं हो गए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी भी इस बात की आजादी नहीं देता है कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं दिया तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लीजिए और उसके बाद पार्टी का नाम लीजिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों के साथ कदापि खड़ा नहीं होगा और खड़ा नहीं है। यही बात शकील अहमद खां कहते हैं। सवाल यह उठता है कि ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, ये कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता शकील अहमद खां कह रहे हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव बहुत जोर से कह रहे हैं कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पूर्णिया मेरी मां है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अब उनका लाश जो है वो कांग्रेस के झंडे में ही दफन होगा, ये बात भी कह रहे हैं। अरे भैया, तो अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद के दबाव में इस तरीके से है, तो आपको अगर कांग्रेस से बेदखल कर देगा तो फिर कांग्रेस के झंडे में कैसे आपका लाश दफन होगा जी। और पूर्णिया आपकी मां भी है, आप ये भी कह रहे हैं, तो आप पूर्णिया छोड़ेंगे भी नहीं। इस बात के क्या मायने? इसको पॉलिटिकली आप देखें तो इस बात के दो ही मायने। एक तो ये कि वो कांग्रेस से बार्गेन कर रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कहे कि ठीक है तुम छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें ये दिया जा सकता है, समझ लीजिए। नहीं तो दूसरी बात क्या है, दूसरा मतलब ये है कि वो कांग्रेस का नाम इसलिए जप रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मुसलमान वोट की संख्या बहुत ज्यादा है। वो अगर कांग्रेस से बैर करेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां भी पहुंची थी और अब मुसलमान किस तरीके से कांग्रेस के प्रति उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे हैं, ये सर्वविदित है। ये कर्नाटक में भी दिखा, तेलंगाना में भी दिखा, उत्तर प्रदेश के
लोकल बड़ी चुनाव में भी दिखा, आपने देखा निकाय चुनाव में भी ये सार्वजनिक हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार पप्पू क्या करेंगे। ये तो पप्पू पे निर्भर करता है, क्योंकि उनकी बातों के कई मायने। वो कांग्रेस का राग अलाप रहे हैं, उसमें उनको अपना वोट का गणित भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह देगा तो जो कह देगा मैं करूंगा। लेकिन साथ ही साथ वो कई जगह ये कहते हैं कि अब तो पूर्णिया मेरी मां है, पूर्णिया ने मुझे अपना लिया है, पूर्णिया में ही मरूंगा, और साथ ही साथ कहते हैं कांग्रेस के झंडे में ही लिपटा रहूंगा। तो आखिरकार वो जो कहना चाह रहे हैं उसके कई मायने। पर दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ क्या देखिए, दूसरी तरफ ये है कि आरजेडी ने अभी तक मधेपुरा का सीट डिक्लेयर नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि पप्पू को मधेपुरा लाया जा सकता है। इस बात को आप समझिए, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो पप्पू यादव को मधेपुरा ही तो लाना चाहते थे, मधेपुरा से ही चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन पप्पू यादव माने नहीं, वो अगले दिन दिल्ली चले गए, कांग्रेस की सदस्यता ले ली और उसके बाद वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ये डिक्लेयर कर दिया, और 1 साल से वो मेहनत कर रहे थे। पप्पू यादव के दिमाग में ये बड़ा साफ है कि मधेपुरा से वो 2-2 बार हार चुके हैं, जान लीजिए जी। पप्पू यादव को लगता है कि लालू प्रसाद मधेपुरा बुला करके उनको हराना चाहते हैं, उनको पॉलिटिकली फिनिश करना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक हत्या कर देना चाहते हैं। और दरअसल पॉलिटिकल फिनिश का मतलब यह है कि पप्पू यादव पोटेंशियली थ्रेट आगे हो सकते हैं, इसलिए क्यों नहीं इनको खत्म ही कर दिया जाए कोसी और सीमांचल में, जो कि पप्पू यादव एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी एक पकड़ है, जीते आ रहे हैं वो अलग बात है, पर उनकी एक धाक है, एक छवि है, लोग उनको जानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव को लग रहा है कि मधेपुरा बुला करके मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन अभी तक आरजेडी की तरफ से मधेपुरा का सीट डिक्लेयर नहीं किया गया। इसका मतलब क्या समझा जाए? सवाल ये उठता है। इसलिए ये ऐसा एंगल फंसा हुआ है, आप देखें तो साफ समझ में आता है कि पहले 2 से 4 तारीख तक के लिए नामांकन एक्सटेंड करना, इसका मतलब साफ था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह रहा था मैं बात कर रहा हूं, अभी थमिए। तो इन्होंने लास्ट डेट तक नामांकन की तिथि पहुंचा दी। अब ये कह रहे हैं मैं नाम वापस नहीं लूंगा, लेकिन कांग्रेस के झंडे से ही लिपटा रहूंगा। कांग्रेस की प्रदेश इकाई कह रही है कि ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आजादी नहीं देता है। उधर आरजेडी मधेपुरा से किसी उम्मीदवार को नहीं उतार रही है, क्योंकि मधेपुरा से उतरने वाले कई उम्मीदवार तैयार खड़े हैं। उसमें से वो प्रोफेसर चंद्रशेखर भी है, शिक्षा मंत्री, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथ को गाली दिया घूमते थे जब शिक्षा मंत्री थे। तो शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने क्या कुछ किया नहीं किया वो तो कोई जानता नहीं है, लेकिन वो रामचरितमानस को गाली दे रहे थे, ये भी आपने सुना। वो भी लाइन में खड़े हैं, आनंद मंडल भी लाइन में खड़े हैं, जो कि बीपी मंडल के पोते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहां पर इस तरह की बात हो, उसमें मधेपुरा का डिक्लेरेशन क्यों नहीं? सुपौल से चुनाव कौन लड़ेगा, इसको अभी तक लालू प्रसाद ने घोषित क्यों नहीं किया? किस तरह की आपत्ति? तो क्या मधेपुरा, क्या सुपौल, क्या कोई इस तरह की बात चल रही है? क्योंकि एक बात मत भूलिएगा सौरभ, कल पप्पू यादव ने ही कहा कि नामांकन से पहले आरजेडी के एक नेता का फोन आया और उन्होंने कहा कि मधेपुरा क्यों नहीं चले जाते। जी आप इस बात को समझिए। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किसी को इंडिपेंडेंट महागठबंधन के खिलाफ, जो गठबंधन धर्म है उसके खिलाफ लड़ने की आजादी नहीं देता है, जाने की आजादी नहीं देता। मतलब कुछ ना कुछ एक कोशिश तो हो रही है, बिल्कुल, और उस कोशिश का नतीजा क्या निकलता है वो देखना दिलचस्प। बिल्कुल बिल्कुल। तो पप्पू यादव को तय करना है कि वो दबाव झेलते हुए मधेपुरा जो चाहते हैं आरजेडी प्रमुख वहां जाते हैं, या कांग्रेस के दबाव में वो सीट से नामांकन वापस लेते हैं। तय उनको ही करना है। अंतिम निर्णय क्या होगा ये मुझे लगता है नामांकन की जो आखिरी तारीख वापसी की होगी उस दिन तय हो जाएगी कि पप्पू यादव क्या करने वाले हैं। एक और हॉट सीट पर चलते हैं, वो है सारण लोकसभा, जहां से रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, चुनाव लड़ रही हैं। सामने है राजीव प्रताप रूडी, 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार उनके सामने रोहिणी आचार्य उतरी हैं। और
जब से रोहिणी आचार्य का ऐलान हुआ है तब से वो बीजेपी के बड़े नेताओं, बिहार के जो बड़े नेता हैं उनके निशाने पर हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे बिहार प्राइड की लड़ाई बता दिया था और कहा था कि जनता को सिंगापुर की बहू और बिहारी प्राइड में से किसी एक को चुनना है। सम्राट चौधरी भी तंज कस चुके हैं, एक तो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था उनका, और उन्होंने ये भी कहा था कि लालू जी ने 2 बेटे और 2 बेटियों को तो चुनाव मैदान में उतार दिया है, देखते हैं हमारी बची हुई 5 बहनों को कब चुनाव मैदान में उतारते हैं लालू जी। तो लगातार आप देखिए रोहिणी आचार्य जब से पंकज जी उतरी हैं वो निशाने पर हैं और चुनाव दिलचस्प है, जाहिर सी बात है। तो आप इसको जो बयान आ रहे हैं उनके खिलाफ, उसको जो परिवारवाद की बात कही जा रही है उसको, और जो वहाँ चुनाव चल रहा है उसको लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से परिवारवाद बिहार में किस तरीके से मुद्दा बना हुआ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कल जमुई जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने परिवारवाद पर कुछ नहीं बोला जी। परिवारवाद पर इसलिए नहीं बोला क्योंकि जमुई में जो प्रत्याशी खड़े थे वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, दिवंगत नेता रामविलास पासवान, और साथ ही साथ चिराग पासवान के बहनोई भी। तो शायद ये बोलना जो है वो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए सहज भरी स्थिति फिर उसके बाद उसके वीडियो क्लिप करते हैं, वहां लोकल वायरल होते हैं। और आप इस बात को समझ रहे हैं। अब आप आ जाइए सारण में। सारण में जब रोहिणी आचार्य को उतारा गया तो उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक हुई, जहां तक रोहिणी आचार्य का सवाल है तो रोहिणी आचार्य ट्विटर पे लंबे समय से एक्स पर वो एक्टिव रही, वो लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करती रही हैं। उनका नाम तब भी आया उन्होंने जब अपने पिता को किडनी दी, और उसके बाद उनको लेकर के बहुत तरह की बातें होने लगी कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे, और ये बात एनडीए के घटक दल भी बोल चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले अशोक चौधरी भी बोल चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या वो राजीव प्रताप रूडी को हरा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, राजीव प्रताप रूडी पिछले 10 साल से सांसद है, और अभी तक आप इतिहास को पलट करके देखें तो राजीव प्रताप रूडी लालू प्रसाद से जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी राबड़ी देवी से भी नहीं हारे जी। लालू प्रसाद के किसी रिश्तेदार से नहीं हारे हैं राजीव प्रताप रूडी। ऐसे में लालू प्रसाद की बेटी क्या उन्हें हरा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप दोनों के प्रोफाइल को देखें। देखिए, राजीव प्रताप रूडी पिछली बार भी लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को हराए, उससे पहले राबड़ी देवी को हराए। अब सवाल यह उठता है कि आरजेडी कैंप में आप बात करें तो आरजेडी कैंप सारण को लेकर के बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है इस बार कि ये सीट तो हमारा है, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस सच्चाई में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि राजीव प्रताप रूडी की भी अपनी लोकप्रियता है, अपनी फैन फॉलोइंग है, और वो 4 बार सांसद रहे जी। आप ये जान लीजिए, सवाल ये उठता है कि 4 बार जीते हैं राजीव प्रताप रूडी, और लालू प्रसाद भी 4 बार जीते हैं। तो रिकॉर्ड राजीव प्रताप रूडी के भी नाम है और रिकॉर्ड लालू प्रसाद के भी नाम है, लेकिन रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं है लालू प्रसाद के खिलाफ या राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार क्या रिकॉर्ड राजीव प्रताप रूडी ही तोड़ेंगे या उनको हरा करके रोहिणी आचार्य तोड़ेंगे? क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं, उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है, सिंगापुर में एक बैंक में एमडी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई की है, अमेरिका में रही हैं, सिंगापुर में रही हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और किडनी देने के बाद एक समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है कि एक बेटी ऐसी भी है जो अपने बाप के लिए, शादीशुदा बेटी, वो अपने पिता के लिए किडनी भी डोनेट कर। लेकिन इसके इधर आइए तो राजीव प्रताप रूडी भले ही कुछ समय से मंत्री ना हो, मोदी कैबिनेट में वो मिनिस्टर ना हो, लेकिन राजीव प्रताप रूडी तो वाजपेयी कैबिनेट में मिनिस्टर जी। वो बड़े नेता उस समय से थे, अच्छे वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं, जहाज में चढ़ाते हैं। हाँ, और पायलट भी हैं, कमर्शियल पायलट भी हैं, एएन कॉलेज में प्रोफेसर थे, पंजाब में उनकी चंडीगढ़ में पढ़ाई हुई है, वहां भी उनकी छात्र संघ में उन्होंने नेतागिरी की है, हिंदी अंग्रेजी दोनों अच्छा बोलना जानते हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत सारी बातें। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि ये जो 2 बड़े पर्सनालिटी का क्लैश है वहां, उसमें कौन आगे बढ़ता है, ये तो देखना दिलचस्प। बिल्कुल। सवाल ये उठता है
कि वहां कौन आगे बढ़ता है, क्योंकि 10 साल से ये हैं तो निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी हो। जी। वो हर सीट पे होता है जहां पे 10 साल से कोई होता है। लेकिन प्रो मोदी भी इनकम्बेंसी हो सकता है, क्योंकि अगर मोदी को कोई तीसरी बार पीएम बनाना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें पीछे चली जाएंगी। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि सारण को लेकर के बिहार में चर्चा बहुत है, जी। पूर्णिया को लेकर के बिहार में चर्चा बहुत है। पूर्णिया पप्पू यादव की वजह से चर्चा में बहुत है, वो लालू प्रसाद को जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ सारण इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां लालू प्रसाद की बेटी मैदान में उतरी, और दूसरे जो उम्मीदवार खड़े हैं वो पूर्व मंत्री हैं, वो भी लोकप्रिय नेता है। ऐसे में सवाल उठता है कि वहां पर क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसलिए सारण भी हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है। अब रोहिणी ने एंट्री जरूर किया, एंट्री किया है, लेकिन रोहिणी क्या इसको जीत में तब्दील कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में बड़ा तबका एंटी यादव गोलबंदी करके वोट करता है, उसमें अति पिछड़ा समाज आता है। और यही वजह है कि पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए जीतने में सफल रही थी। पर क्या इस बार भी ऐसा होगा? सवाल यह उठता, हर चुनाव अपने आप में अलग होता है जी। तो उस लिहाज से आप देखें तो आप पाएंगे, लेकिन यह हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन चुका है क्योंकि एक तरफ राजीव प्रताप रूडी जो कि पायलट है, इंडिगो का विमान उड़ाते हैं, एएन कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, चंडीगढ़ में पढ़ाई की है, और वाजपेयी कैबिनेट में मिनिस्टर, सामने भी पढ़ी लिखी और सामने भी पढ़ी लिखी एक 44 साल की महिला है जो कि लालू प्रसाद की सुपुत्री है, बिल्कुल दिलचस्प सिंगापुर के एक बैंक में एमडी रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती है। बिल्कुल दिलचस्प होगी, और जो भी फील्ड पर तो जनता सोचती है वो भी बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। बाकी बिहार में जो कुछ अपडेट्स आते रहते हैं आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। मुकेश साहनी की डील फाइनल हो गई है, क्या डील फाइनल हुई है वो एक औपचारिक ऐलान होगा, उसके बाद सामने आएगा। मगर फिलहाल कयास, जैसा कि पंकज जी ने बताया कि 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, अब फाइनली कितनी मिलती हैं ये देखने वाला होगा। पप्पू यादव नामांकन वापस लेते हैं कि नहीं, ये चर्चा हमने की। अभी तो नामांकन वापसी जब होगी उसी दिन तय होगा। बाकी जो हॉट सीट्स हैं उनके बारे में लगातार जानकारी आपको दे ही रहे हैं, ऐसे देते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।